इन सभी को स्वागत है आपका। आज आपके लिए लेके आया हूँ आपके टॉपिक जिस पर बार बार क्वेश्चन आते हैं। कुछ इसमें से ऐसे टॉपिक भी है जिस पर हर वर्ष जो है क्वेश्चन आता है, तो मैं साथ में बता भी दूंगा कि कौन से टॉपिक है जिस पर हर वर्ष क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको तैयारी करनी चाहिए। ये तो नहीं कहता कि 100% यही टॉपिक जो है वो पढ़ जाओ और नॉर्सेट में सिलेक्शन हो जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाओगे। लेकिन हाँ, ये टॉपिक वो है जिन पे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, न केवल नॉर्सेट एग्जाम लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो एग्जाम होते हैं हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब के अंदर ये जो तैयार किया गया है वो प्रीवियस जो नॉर्सेट एग्जाम हुए 1 से लगाकर 8 तक, उसमें जो क्वेश्चन आए गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लिया गया है या आते हैं उसके आधार पर लिया गया है। उसमें भी स्पेसिफिकली पिछले 3 नॉर्सेट एग्जाम जो उस पर ज्यादा फोकस किया है मैंने, क्योंकि पैटर्न जो होता है एग्जाम का हर बार चेंज होता रहता है। एक गिनती समय को न गवाते अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कौन टॉपिक जो है उसमें एक तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर मैंने देखा कि हर साल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है 100%, मतलब हर एग्जाम के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन आता है। साथ ही एक और चीज पढ़ लेना, एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग जो है ठीक, उसको भी पढ़ लेना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसमें मेन चीज जो पढ़ने वाली है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर नर्स की क्या भूमिका होती है, कैन्युला कौन सा यूज किया जाता है, आईवी सेट कौन सा यूज किया जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, और साथ ही साथ एबीओ ग्रुपिंग, इन पर क्वेश्चन आता है। मैंने 100% लिखा है, इसको मैं स्टार डालता हूं। मतलब इसको आपको क्या करना है, पढ़ना ही है, इसको भूलना मत। पढ़ना आपको सब है, इन टॉपिकों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसको भूल के भी छोड़ना नहीं है। नहीं याद होता है रट डालो इनको, ठीक है, इनको तो समझो आप। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा। सबसे पहले लिया है मैंने इसलिए लिया कि मैंने देखा कि हर एग्जाम के 10 पे क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा दूसरे जो एग्जाम देखते हैं हम, तो उसमें भी इस पे क्वेश्चन आता है। इवन सीएचओ का एग्जाम होते हैं, एनएचएम के एग्जाम होते हैं, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। मतलब 100% आपको इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो एक तो ये हो जाएगा। सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है लंबर पंचर। इसको भी इसलिए सेकंड नंबर पे लिया क्योंकि इस पे भी फंडामेंटल में 100% क्वेश्चन है। हर पेपर के अंदर लंबर पंचर से क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन आए हैं हमारे लंबर पंचर से, उसमें एक तो लंबर पंचर जो है उसकी निडल के बारे में क्वेश्चन आता है, एक उसकी साइड जो होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक जो होता है वो पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर मतलब लंबर पंचर के बाद क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। और एक सीएसएफ जो है, सीएसएफ जो होते हैं ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन की सीएसएफ जो होती है उसकी क्या जांच होती है, नॉर्मल सीएसएफ फाइंडिंग क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो लंबर पंचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। अगला टॉपिक जो होता है वो है हमारा फंडामेंटल नर्सिंग में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके रूट है, विभिन्न रूट होते हैं, लोकल रूट होता है और इंजेक्शन रूट होते हैं। उसमें भी इंजेक्शन जो होते हैं वो महत्वपूर्ण है। इंजेक्शन के अंदर 2 इंजेक्शन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, वो है आईएम एंड आईवी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। उसकी साइड जो होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंट्रावीनस इंजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईवी के अंदर मेन चीज आती है कि आईवी जो है ठीक है, उसका आईवी फ्लूइड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आईवी फ्लूइड जो होते हैं उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना, आईवी सॉल्यूशन में एक तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इन तीनों का एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है सॉल्यूशन के ऊपर, आईवी फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आईवी लाइन जो है उसमें कौन सा कैन्युला यूज किया जाता है, कलरिंग कैन्युला, उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, अक्सर आता रहता है। इंजेक्शन के टाइप तो मैंने बता ही दिया आपको। एक ये टॉपिक जो है उस पर कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है, मेडिकेशन सेफ्टी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्सेट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, मेडिकेशन सेफ्टी जो होती है उसके ऊपर। एक ड्रग डोज कैलकुलेशन, ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन मतलब ड्रग डोज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन का भी पढ़ लेना, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। तो ये 2 टॉपिक जो है वो आपके महत्वपूर्ण रहेंगे इसके अंदर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, ठीक है। बढ़ते इसी क्रम के अंदर अपन आगे, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 नंबर का, ये ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस फ्लोरेट। 100% इस पर हर साल क्वेश्चन आया है, हर नॉर्सेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उस पर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ये आती सीपीआर जो होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, में लिख देता हूं आपके लिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसके ऊपर भी मेन क्वेश्चन जो है वो आता रहता है इसके ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज याद रखना, बेड मास्क वेंटिलेशन। इसके ऊपर वेंटिलेशन रेशो जो है उस पर क्वेश्चन आता है, वेंटिलेशन रेशो, वेंटिलेशन रेशो जो होता है उस पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। तो ये टॉपिक जो है सीपीआर, उसको अच्छे से पढ़ लेना। सीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन जो है हर बार आते रहते हैं। अगला है पेशेंट सेफ्टी, सेफली पेशेंट सेफ्टी है ये ना, पेशेंट सेफ्टी
फॉल रिस्क प्रिवेंशन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है हर साल नॉट सेट के अंदर, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। अगला ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, 100% क्वेश्चन, इसके ऊपर हर नॉट सेट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यदि आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट नहीं करनी वो विशेष ध्यान रखना, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसकी टेक्निक जो होती है वो इंट्यूबेशन का पर्पस जो है उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। एक यूरिनरी कैथेटर जो है उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग एक नोट सेट छोड़ के एक नोट सेट में आता है। यूरिनरी कैथेटर के अंदर मेन चीज टाइप ऑफ कैथेटर जो होते हैं उसके बारे में, इसके अलावा कैथेटर जो है उसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं कि आपके सामने कैथेटर का इमेज दे दिया और उसका यूज या फिर उसका नाम जो है पूछा गया, आइडेंटिफाई करने का पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी नोट सेट के अंदर आते हैं। तो कैथेटर जो है यूरिनरी कैथेटर जो है उसमें मेन चीज पढ़नी है आपको, कैथेटर जो है उसकी केयर और कैथेटर के टाइप, ये दो टॉपिक ऐसे जिस पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता है। और फंडामेंटल में अगर देखें तो वाइटल साइन जो है उस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है। वाइटल साइन पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है सबकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो TPR और BP, इनकी सबकी नॉर्मल रेंज जो है वो पूछी जाती है। एबनॉर्मल रेंज जो होती है उसके बारे में कि एबनॉर्मल ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, हाइपरपायरेक्सिया की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको वाइटल साइन संबंधित जो है इसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा साइट ऑफ पल्स जो होती है कि पल्स जो है वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है, पल्स डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर, ये टॉपिक ऐसे पॉइंट जिस पर भी आपको क्या करनी चाहिए, इसको पढ़ाई करनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, आता रहता है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अपन आगे। देखो CVP एंड CVP लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 90 नंबर पे मैंने लिया क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे मैंने नॉट सेट एग्जाम के अंदर। 2008 के एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, 2007 में भी आ चुका है। CVP होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो उसका नॉर्मल के बारे में पूछा जाता है, कैसे CVP लाइन डाली जाती है उसके बारे में पूछा जाता है, CVP लाइन जो होती है वो कहाँ डाली जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक कार्डिक कैथेटराइजेशन जो है उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये CVP लाइन जो है हमारी वो इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट पोजीशनिंग जो होती है वो कि पेशेंट की डिफरेंट पोजीशन होती है, फंडामेंटल नर्सिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पोजीशन के आपको क्या याद रखने, एक तो मेन चीज पढ़ लेना सबके नाम और उनके पर्पस। सीधा क्वेश्चन आता है इसके अंदर पोजीशन के ऊपर कि पेशेंट जो है उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, या पेशेंट ये पोजीशन है तो उसको क्या कहते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, नाम के साथ उनके पर्पस जो है शॉर्ट में आप पढ़ लेना, उसको इंपॉर्टेंट है। एनजी ट्यूब के बारे में कभी क्वेश्चन आता है कि एनजी ट्यूब जो होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइस ट्यूब जिसको कहते हैं, उसके बारे में कि उसकी एक तो आइडेंटिफिकेशन आता है, ट्यूब के बारे में सीधा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ट्यूब इंसर्शन कैसे होता है, केयर कौन सी प्रोवाइड कराते हैं, ट्यूब जो है उसके पर्पस क्या है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है। एक नर्सिंग थ्योरी जो है उसके ऊपर लगभग 7 क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। नॉट सेट के अंदर हर साल इसके एक क्वेश्चन जो है नर्सिंग थ्योरी का ऊपर आता है, एक क्वेश्चन हर साल नर्सिंग थ्योरी के ऊपर आता है, डिफरेंट टाइप की नर्सिंग थ्योरी है। इसके अलावा एथिकल इशू जो है वो भी एक पॉइंट रहता है जहां पर आपको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर एथिकल इशू जो होते हैं, नर्सिंग ट्रेंड जो होती है, ट्रेंड्स, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है उसके कुछ ऐसे टॉपिक जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो मैं ये तो नहीं है कि ये 100% है, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है लेकिन उस पर कम क्वेश्चन है। ये टॉपिक मुझे ऐसे मिले जिस पर हर साल क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जाम के अंदर, या बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ वही टॉपिक लिए है मैंने जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आए। यदि आप चाहते हैं कंप्लीट टॉपिक जिस पर क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर नंबर वाइज, तो आप कमेंट कर देना, तो एक वीडियो और बना देंगे जिसके अंदर टॉपिक वाइज जो है वो, ठीक। बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर हम अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है आपका वो होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। ये लगभग वेटेज रखता है, मैंने देखा तो उसमें रखता है ये 30% से 35% क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मतलब भी मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं या जिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर, तो वो है एक ABG एनालिसिस सबसे पहले रखा है मैंने, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा है क्योंकि देखा कि हर साल इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन ABG एनालिसिस के ऊपर आते हैं।
एबीजी एनालिसिस के अंदर एक तो एबीजी सैंपलिंग जो होती है आप वो भी पढ़ लेना, एबीजी सैंपलिंग कैसे ली जाती है एक चीज। इसके अलावा एबीजी एनालिसिस के अंदर सबकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो, और एक एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर आपको क्या याद रखना है, एसिडोसिस, चारों टाइप के एसिडोसिस, ठीक है, और एल्केलोसिस। अब ये एसिडोसिस एल्केलोसिस के साथ एक चीज और याद रखना आप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के साथ कंपनसेटरी जो है वो भी याद रखना। मैंने चारों इसलिए कहा है कि कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो ये चार कंडीशन वो मान के चलो, चार ये मान के चलो, 8 कंडीशन हो जाएगी। तो सबके अंदर की क्या क्या ब्लड के अंदर चेंजेस होता है, तो वो नॉर्मल वैल्यू के साथ उसको अच्छे से पढ़ लेना। चाहते हैं कमेंट कर देना, हम एबीजी एनालिसिस के टॉपिक को हम अलग से पढ़ लेंगे, जिसमें सिंपल वे में आपको एक ही चार्ट के ऊपर बता दूंगा कि सभी चीजें एक ही चार्ट के ऊपर आ जाएगी, कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो एबीजी एनालिसिस, एसिड बेस इम्बैलेंस जो है, इसके अलावा एबीजी सैंपलिंग कैसे ली जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे 100% क्वेश्चन जो है वो आता है, और नॉर्सेट 9 के अंदर तो इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आए थे एबीजी एनालिसिस के ऊपर, इसे 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर है, एबीजी के ऊपर। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भूल के भी छोड़ना मत। अगला है इंपॉर्टेंट, वो है ईसीजी। ईसीजी पर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन क्विज आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 100% ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे ईसीजी पे क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। ईसीजी में आपको जो चीज पढ़नी है, एक तो नॉर्मल ईसीजी जो होता है पूरा, उसके बारे में कि पी वेव जो है वो कब बनती है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। उसके अलावा टी वेव कब बनती है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, और इंटरवल, ठीक है, पी आर और क्यूटी इंटरवल, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एक एसटी सेगमेंट के बारे में, एसटी सेगमेंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है। एक पढ़ना है आपको एबनॉर्मल ईसीजी और एबनॉर्मल ईसीजी। एबनॉर्मल ईसीजी जो है, ठीक है, उसमें जो आपको पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए, एक तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर, ठीक है, और हार्ट ब्लॉक। ये मेन है जिसके आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की ईसीजी जो है वो भी आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। एक एमआई की ईसीजी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की ईसीजी, ये कुछ एबनॉर्मल ईसीजी जो है वो आप पढ़ लेना। ईसीजी को यदि आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करना, ईसीजी को भी हम अलग से डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है मुझे 3 से 4 घंटे में भी खत्म नहीं हो ये। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉक, इसको भी स्टार डालेंगे, क्योंकि इस पे भी 100% क्वेश्चन आते हैं। आपको डाउट है तो आप कमेंट कर देना, अभी तक समझ में नहीं आ रहा हो तो, समझ में आ रहा है तो भी लाइक कर देना। शॉक, शॉक के अंदर आपको पढ़ना है एक तो टाइप ऑफ शॉक, कितने टाइप का शॉक होता है सबको पता ही है। हाइपोवोलेमिक शॉक, वो फ्लूइड वॉल्यूम कम होने के कारण से, हेमरेजिक शॉक ब्लीडिंग के कारण से, और तीसरा होता है वो होता है कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, ठीक है, वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर काउंट होता है। तो ये जो शॉक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आने के कारण वो अलग शॉक है। तो ये जो टॉपिक है शॉक, उसके टाइप और उसके साथ ही उनका मैनेजमेंट सबका, ये पढ़ लेना। इस पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये तो शॉक है। अगला है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इस पे भी 100% एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के अंदर आता है, हर नॉर्सेट एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आपको जो चीज़ पढ़नी है सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर आप 2 चीज, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, ये 2 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिसपे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया में जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है आपके कि हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया के सिम्टम, उसमें ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं वो, और उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा वो, और क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की, सोडियम की, सबकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए, खास करके सोडियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम की। इसके अलावा सोडियम जो है उससे संबंधित भी पढ़ लेना, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। तो ये 3 टॉपिक जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पे आ चुका है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया बत्ती की दिया आपको, ठीक। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फ्लूइड
अगला टॉपिक की बात करते हैं अपन तो फटाफट, वो है हमारा डायबिटीज मेलाइटस, DM। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि आप लोगों ने जब नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ रखा होगा, इसलिए इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टॉपिक के ऊपर आपको। डायबिटीज मेलाइटस जो है ये ऐसा टॉपिक है, इस पे भी हर साल क्वेश्चन जो है वो 100% आता ही रहता है, हर नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपको जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है एक तो डायबिटीज के टाइप 1 टाइप 2 के बारे में, टाइप 1 क्या है टाइप 2 क्या है। एक डायबिटीज के अंदर जो टेस्ट होता है, ठीक है, OGTT, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट जो होते हैं, ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो, और ये इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन जो होता है वो, इंसुलिन लेते समय क्या ध्यान रखना है वो, टाइप ऑफ इंसुलिन जो है, इंसुलिन के टाइप वो, और डी के है इसको पढ़ लेना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है अक्सर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डी के जो है उस पर क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो हो जाएगा, पढ़ना चाहिए इसको भी। बढ़ते हैं इसी क्रम में मैथ सर्च के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है 6 एरिथमिया। एरिथमिया जो है उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। एरिथमिया में मेन जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है, दो प्रकार के एरिथमिया को जरूर पढ़ना चाहिए आपको, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन। ये दो एरिथमिया ऐसे जिस पर क्वेश्चन जो है अक्सर आता रहता है। एरिथमिया के अंदर जो पढ़ना है वो इसका कॉज और सिम्टम, ठीक है, और मैनेजमेंट। उसका मैनेजमेंट के अंदर ड्रग कौन सी दी जाती है, ड्रग के बारे में पढ़ लेना। और एक सबसे भी महत्वपूर्ण है, मैंने जस्ट बताया था ECG के अंदर, एरिथमिया के अंदर ECG के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही पेस मेकर जो होता है उसके बारे में भी पढ़ लेना कि पेस मेकर जो है वो क्या होता है, पेस मेकर जो है कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, उसके संबंधित और पेस मेकर के दौरान क्या केयर रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, इस पर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है अक्सर। 7वां पॉइंट जो है हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जिसमें OT इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्सेट के अंदर आते हैं। नॉर्सेट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, आपके सामने इंस्ट्रूमेंट जो है उसका फोटो दे दिया जाएगा, और उस फोटो के बाद या तो इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज जो होता है वो, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगला टॉपिक जो है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर में टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो होता है, कि फ्रैक्चर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, उस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक इसके अलावा फीमर फ्रैक्चर जो है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो भी इसमें क्या होता है, अक्सर पूछे जाते हैं, फीमर फ्रैक्चर जो है वो। फिर अगला पॉइंट टॉपिक हमारा मैसेज में बर्न के अंदर बर्न के टाइप जो होते हैं, ठीक है, और रूल ऑफ 9 जो है वो, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्न स्ट्रोक जिसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आता रहता है, कभी कभी आता है। इसको मैंने 10वें नंबर पे इस पर लिखा है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है वो, जैसे 8 एग्जाम हुए तो 8 में से 3 या 4 मुझे इस पर क्वेश्चन जो है मिला था, इसलिए इसको मैंने बाद में लिया है। आगे वाले टॉपिक टॉप 10 तो टॉप 10 ही रहेंगे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो ये प्रायोरिटी वाइज टॉपिक सेट किए है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं नॉर्थ सेट के अंदर, उसको पहले लिया टॉपिक, जिससे कम होते ही उन टॉपिकों को बाद में रखा है। एक इसके अंदर आपको स्ट्रोक में हेमरेजिक स्ट्रोक जो है स्पेसिफिक, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आ चुका है। इस्केमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा स्ट्रोक के अंदर एक और बी फास्ट, इसके बारे में पढ़ लेना कि बी फास्ट जो है वो क्या होता है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, सुबह हो जाएगी तब भी अपना क्लास खत्म नहीं होगी। मैं यहाँ टॉपिक का नाम बताने के लिए आया हूँ, फिर अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। GCA जो होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, इसको बार अच्छे से पढ़ लेना। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, 100% इस पर क्वेश्चन देखा गया है। हर नॉर्सेट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है GCS के ऊपर आया है, ग्लासगो कोमा स्केल के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला टॉपिक वो है किडनी संबंधित डिसीज कंडीशन, रीनल कंडीशन। रीनल कंडीशन के अंदर देखो, रीनल में बहुत सारे डिसीज कंडीशन है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो है एक तो ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज कंडीशन। क्रॉनिक डिसीज कंडीशन जो होती है उसमें नॉर्मली पेशेंट जो है उसके क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या ब्लड के जो चेंजेस होता है। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिसीज के अंदर डाइट जो है उसका क्या रहेगा और मैनेजमेंट क्या रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है आता है। कौन सी ड्रग CKD के अंदर अवॉइड की जाती है, क्रॉनिक किडनी डिसीज कंडीशन के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के संबंधित क्वेश्चन जो है वो CKD के अंदर आते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट बना लेना, पूरा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, आपको मेन पॉइंट जो इस पर जाना है। ESRD का तो पता ही, एंड स्टेज रीनल डिसीज कंडीशन, एक डायलिसिस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो
आता रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है डायलिसिस, और डायलिसिस में भी ज़्यादा जो आते हैं क्वेश्चन वो आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हीमोडायलिसिस के ऊपर, तो ये पॉइंट जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन 12वां हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है वो भी आपके नॉर्सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हार्ट फेलियर के अंदर आपको जो पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो टाइप इसके जो होते हैं, एक तो कौन सा, राइट साइड हार्ट फेलियर, शॉर्ट में लिखा है, एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो इसके मेन चीज़ वो पढ़ने वाली है, वो मेन चीज़ है वो है सिम्टम। इसके सिम्टम पे पूछा जाता है कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके अंदर, इस पे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है। बात करें अगला टॉपिक अपन इसी क्रम में मैथ सर्च का इंपॉर्टेंट, तो वो है सीओपीडी। सीओपीडी और अस्थमा। अब सीओपीडी जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सीओपीडी जो होता है उससे, सीओपीडी जो है उसके कॉज के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सीओपीडी के सिम्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है, सीओपीडी जो होता है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है, या सीओपीडी पेशेंट में नर्स की क्या भूमिका रहेगी, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, या नर्सिंग एक्शन क्या रहती है कि सीओपीडी का पेशेंट उसमें, उस पर क्वेश्चन जो है आता है। अस्थमा के ऊपर एक दो क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ये पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी लगभग 4 से 5 बार नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है अभी तक जो एग्जाम हुए, ठीक है। पिछले टाइम भी एक क्वेश्चन आ चुका था पेन असेसमेंट और पेन मैनेजमेंट के ऊपर कि पेन का असेसमेंट कैसे करते हैं, पेन की सीवियरिटी क्या है, और पेन का मैनेजमेंट जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट में सभी टेक्निक आप पढ़ लेना, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। केवल ऐसा नहीं पेन मैनेजमेंट में हम सिर्फ फार्माकोलॉजिकल पढ़े कि एनाल्जेसिक जो होती है, ओपिड एनाल्जेसिक, एनएसएआईडी ड्रग के बारे में पढ़ लिया। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग एक्शन जो है मेन चीज़ है इसमें, वो है नर्सिंग केयर, उसको भी आप पढ़ लेना। इस पे भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू आता रहता है। फिर कुछ डिसीज कंडीशन है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। डिसीज तो बहुत सारी है जिस पर इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसी डिसीज जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है एक तो एमआई, मायोकार्डियल इंफॉक्शन जो होता है उसके ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, टीबी से रिलेटेड। अब टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है उसमें टीबी के टाइप जो होते हैं वो पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के टीबी के टाइप होते हैं, मिलियरी टीबी क्या होती है उसके संबंधित क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ट्यूबरक्लोसिस के कॉज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट जो होता है मोन्टुक टेस्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके अंदर जो थेरेपी, डोर्स थेरेपी, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डोर्स थेरेपी में जो ड्रग काम में ली जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर प्रिवेंशन कैसे है उसके ऊपर, और ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीनेशन, इन सब के ऊपर। और एक और चीज़ ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मेन चीज़ है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है। एक होता है 17वां एनीमिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनीमिया के ऊपर 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन जो है मिडवाइफरी संबंधी, कम्युनिटी के संबंधित, और यहाँ पर तीनों जगह आता है। एनीमिया एंड प्रेगनेंसी तो है ही, इसके अलावा एक एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ना, इसको मत छोड़ मत देना। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो चलाया जा रहा है स्कीम, इसके बारे में क्या है पूरा गवर्नमेंट का स्कीम, वो पूरा पढ़ लेना। एनीमिया के टाइप जो इस पर क्वेश्चन आता है कि एनीमिया के कितने टाइप होते हैं, उस टाइप में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो हमारे लिए आयरन डेफिशिएंसी, और एक और होता है वो होता है पर्निशियस। ये दोनों एनीमिया के टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, उसके अंदर कौन सी आरबीसी होती है, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, उसमें आरबीसी का टाइप कौन सा होता है, वही मेन चीज़ आता है वो MCH MCV, ठीक है। तो मीन कॉर्पोरल वैल्यू जो होती है जिसके अंदर आता है मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, ये सब चीज़ें जो है शब्द वो पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। एक होता है नॉर्मल वैल्यू जो है जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसकी है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है CPP, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है उसका है, CVP है, ये CUP नहीं है, CVP है, सेंट्रल वीनस प्रेशर है, JVP जुगुलर वीनस प्रेशर। इनकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो ICP जो होता है उससे संबंधित है कि ICP इंक्रीज जो होता है तो उसके क्या सिम्टम है, ठीक है, ट्रेट सिम्टम कहलाते हैं, तो वो क्या है उसके बारे में पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। हाइपरटेंशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है, इस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको लिए मैंने। एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या देंगे और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं उसके ऊपर।
प्री ऑपरेटिव केयर के ऊपर भी क्वेश्चन थे, लेकिन उस पर 3-4 क्वेश्चन आए थे। पोस्ट ऑपरेटिव पे ज़्यादा क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी तो बहुत सारे टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ लिया नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एम्बू बैग और बैग मास्क वेंटिलेशन जो है और सीपीआर, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका था फंडामेंटल में। सीपीआर के साथ एम्बू बैग और बैग मास्क वेंटिलेशन, इसके ऊपर पढ़ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉइजनिंग एंड एंटीडोट, पॉइजनिंग के ऊपर पिछले 2-3 एग्जामों के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। पॉइजनिंग के अंदर भी मेन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होता है उसके ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, उसके अलावा लीड पॉइजनिंग है, इसके अलावा दूसरे जो पॉइजनिंग होते हैं उसके ऊपर, तो उनका एंटीडोट जो है वो, और पॉइजनिंग के अंदर क्या ड्रग दी जाती है और एंटीडोट क्या रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है। एक वुंड ड्रेसिंग जो है, हालांकि ये फंडामेंटल का टॉपिक है, इस पर 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं वुंड ड्रेसिंग के ऊपर। वुंड ड्रेसिंग क्या रहते हैं, कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, हाइड्रोफिलिक जो होती है, हाइड्रोफोबिक जो होती है वो कौन सी होती है, उन सब के बारे में पढ़ लेना। अगला है हमारा डायरिया एंड हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के अंदर मैंने बात कर चुका था, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोवोलेमिया। डायरिया का पढ़ लेना, डायरिया के बारे में, डायरिया जो होता है वो क्या होता है, कॉज क्या है, ठीक है। एक वेंटिलेटर सेटिंग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो कभी कभी आता है, बाईपेप सीपेप के ऊपर कि वेंटिलेटर सेटिंग जो होती है वो कौन सी है, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल वीनस कैथेटर जो होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी सीवीपी लाइन में बता चुका था, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है। एनेस्थेसिया जो है उसके ऊपर, हालांकि एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में हमने बात कर चुके थे, ड्रग के जो है फार्माकोलॉजी उसके अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एनेस्थेसिया जो है उसके बारे में पढ़ लेना, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंतर्गत आ जाएगा आपके। एनेस्थेसिया में एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जो है वो कैसे दिया जाता है उसके बारे में पढ़ लेना, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते रहते हैं। एक ट्रायल सिस्टम जो होता है, ट्रायल सिस्टम के साथ ही आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि इसके ऊपर 100% क्वेश्चन जो देखने को मिलता है हमें, या तो ट्रायल सिस्टम या इमरजेंसी मैनेजमेंट, उन दोनों में से कोई एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है अक्सर देखने को मिलता है। कभी कभी और डिसीज कंडीशन जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर के ऊपर भी 3-4-6 क्वेश्चन जो है वो पिछले 8 एग्जामों में आ चुका है सिरोसिस ऑफ लीवर के ऊपर। इसके अलावा लीवर बायोप्सी जो इसके ऊपर लगभग 4-5 क्वेश्चन जो आ चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है लीवर बायोप्सी के अंदर, ठीक। हेपेटाइटिस के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, कोलेसिस्टाइसिस के ऊपर भी 2 क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। बाकी लीवर सिरोसिस जो है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसके कॉज जो है वो और उसके टाइप जो होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना, उसके कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो, लीवर सिरोसिस पेशेंट जो है उसको एसाइटिस हो रही है तो उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है उस पर आते रहते हैं। मेनिंजाइटिस और सीजर, इस ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक का मिला के लगभग मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। उसमें भी सीजर जो होता है उसके बारे में, टाइप ऑफ सीजर है, सीजर के दौरान क्या केयर देनी है, और सीजर के टाइम कौन सी ड्रग जो होती है वो दी जाती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक न्यूमोथोरेक्स जो है, प्लूरल इफ्यूजन, और उसमें भी न्यूमोथोरेक्स जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन जो आते हैं, पिछले टाइम 2 क्वेश्चन जो है नॉट सेट 9 के अंदर, इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमोथोरेक्स के अंदर आए थे। और इसके अलावा ये लगभग हर नॉट सेट एग्जाम के अंदर न्यूमोथोरेक्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, न्यूमोथोरेक्स से संबंधित कि न्यूमोथोरेक्स जो है उसका दौरान नर्स की क्या केयर रहेगी, न्यूमोथोरेक्स जो है उसके अंदर मेन चेस्ट ट्यूब जो है वो कैसे डाली जाती है, न्यूमोथोरेक्स के कॉज क्या रहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। हेड इंजुरी जो है उसमें मेन चीज जीसी है, जिसका अभी मैंने बात की थी, उससे संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी में C3 C4, सर्वाइकल 3 और सर्वाइकल 4 जो इसमें इंजुरी हो जाती है तो क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी जो है वो पढ़नी है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी के अंदर मेन चीज पढ़ लेना खास करके कि कौन सा एरिया डैमेज होता है तो क्या सिम्टम दिखाई देते हैं या क्या होती है, वो आप पढ़ लेना। जैसे कि C3 C4 में होता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी को असेस करेंगे तो ये आप पढ़ लेना। एक कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे हाइपोक्सिया संबंधित है कि हाइपोक्सिया रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एक डिस्निया है, रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। और यूरिन आउटपुट जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न प्रकार के यूरिन आउटपुट है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट के अलावा ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया, एनयूरिया, क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना। एक ट्रॉमा असेसमेंट के ऊपर लगभग 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन जो है ट्रॉमा असेसमेंट के ऊपर नोट सेट के अंदर आ चुके हैं। तो ये ट्रॉमा असेसमेंट होता है आपके लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हो जाएगा, इसको भी आपको
नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा हमारा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ओबीजी गायनी के, जहां से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो उसमें सबसे पहले की बात करते हैं अपन तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं इसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे हर साल पिछले 3 एग्जामों के अंदर, उसके पहले तो नहीं पता, लेकिन पिछले 3 एग्जामों में मैंने देखा कि हर पेपर के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी इमेज दे दी जाती है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उसका। इमेज बेस्ड मतलब इंस्ट्रूमेंट की इमेज जो है वो दी है, उसके बाद उसका नाम या फिर उसका यूज जो है कि काम क्या आता है वो पूछा जाता है। स्पेसिफिकली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और लेबर रूम के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, लेबर रूम में जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, जैसे पिनार्ड फिट्टोस्कोप होता है, वल्सेलम है, ग्रीन आर्मी टेक फोर्सेप होती है, डॉयन डिटेक्टर है, डेवियर डिटेक्टर होता है। इसके अलावा जैसे कि कोचा फोर्सेप होती है। तो इसके ऊपर इमेज दिया है और फंक्शन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक, अगला जो है वो है फिटल लाई, पोजीशन, प्रेजेंटेशन। एक और पॉइंट भूल गया मैं, है स्टेशन, हेड स्टेशन। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे 100% क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। इनमें से कोई एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, फिटल लाई के ऊपर, फिटल की पोजीशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन जो होता है प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, और फिटल हेड स्टेशन के ऊपर। ठीक है, अगला स्टेज ऑफ लेबर 101% मैं कहूँगा कि इसके ऊपर तो एक 2 क्वेश्चन मिलते ही है। ठीक है, स्टेज ऑफ लेबर के अंदर फर्स्ट स्टेज होती है हमारी वो है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज के अंदर भी AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फेज होती है लेटेंट फेज और एक्टिव फेज, उसके बारे में, इनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इनका केयर के बारे में, और इसके साथ ही पार्टोग्राफ उसके बारे में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो लेबर की स्टेज संबंधित क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है APH। मैंने 100% इसलिए लिखता जा रहा हूँ क्योंकि इस पर मुझे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिला है। ठीक है, इसमें से वो टॉपिक जिस 100% किया, मतलब हर एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो इन टॉपिकों पे आया ही है। APH ऐसा टॉपिक है, APH एंटीपार्टम हेमरेज। ये ऐसा टॉपिक है आपके जिसपे हर साल जो है वो क्वेश्चन आपको मिलता है। और एंटीपार्टम हेमरेज के जो कॉज जो होते हैं, जिसमें 2 कॉज होता है हमारा, एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, इसके ऊपर, इसके टाइप के ऊपर, प्लेसेंटा प्रीविया जो इसके मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन, एक एब्रूप्शो प्लेसेंटा क्या होता है, एब्रूप्शो प्लेसेंटा को कैसे डायग्नोस किया जाता है, एब्रूप्शो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट क्या रहता है, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो 100% आता ही है। एक क्वेश्चन APH संबंधित क्वेश्चन जो होता है वो। एक अगला जो है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, आपके OBG में तो है ही, कम्युनिटी में भी इंपॉर्टेंट है, और उस कारण से 100% क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और यदि आप CHO की तैयारी कर रहे हैं तो उसके में तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं गर्भ निरोधक योजना, या हम कहें फैमिली प्लानिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है। इसके संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, स्कीम जो भी लागू की है उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, जैसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया, इसके अलावा मेथड जो होते हैं इसके, उसके बारे में पढ़ लेना। इस पर 100% क्वेश्चन जो है वो आते हैं। उसमें भी मैंने लिखा अंतरा लिखा है, क्योंकि अंतरा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सहेली और ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, ये ऐसे हैं जिस पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। एक अगला है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर भी 100% क्वेश्चन जो हर एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये जो दिए गए हैं 4 में से कोई एक के ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री-एक्लाम्सिया है। ठीक है, PIH के साथ यदि क्या होता है, ब्लड प्रेशर, प्रोटीनूरिया, तो प्री-एक्लाम्सिया, और यदि कन्वर्जन आता है फिट्स तो हो जाएगा एक्लाम्सिया। एक्लाम्सिया जो है तो इनके अंदर कॉज और उसके केयर, साथ ही साथ इनका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट उसके बारे में पढ़ लेना है। एक्लाम्सिया में MgSO4 जो है उसका डोज, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम के अंदर आता रहता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक गेस्टेशनल डायबिटीज जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या रहेगा। ठीक है, और उसका नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करानी है, बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उस संबंधित क्वेश्चन जो है गेस्टेशनल डायबिटीज में आते हैं। ठीक है, अभी तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना कुछ डाउट हो तो। बढ़ते इसी क्रम में PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। PPH जो होता है वो PPH जो है उसकी टाइप,
कॉज और मैनेजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर पीपीएच के अंदर आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक CTZ एग्जामिनेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके ऊपर लगभग 4-5 क्वेश्चन आए पिछले 3 नॉर्सेट एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बढ़ गए। पिछले 3 नॉर्सेट एग्जाम जो हुए हैं उसमें इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आए, हर साल एक एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, कार्डियोटोकोग्राफी जो होता है जिसमें मेन चीज आती है फीटल वेलबींग आता है, फीटल हार्ट साउंड जो है वो आता है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन है, ये चीजें 2 आती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो मेन थोड़ा फोकसिंग ज़्यादा हो रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि इसको कैसे मॉनिटर करते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इस संबंधित क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो CTZ एग्जामिनेशन, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बेहतर तरीका आप गूगल पे जाके सर्च करके डाल सकते हो CTZ, ChatGPT से भी डाल सकते हो इसके बारे में, और हम बता देंगे क्वेश्चन और इसके बारे में। फिर ऑब्स्टेट्रिक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए कार्बाप्रोस्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस पे पिछले 2 नॉर्सेट एग्जाम में कार्बाप्रोस्टर के ऊपर आ चुका है। ऑक्सीटोसिन जो है, मिसोप्रोस्टोल जो है, ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन जो होती है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक मिथाइल अर्गोमेट्राइन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है। पिछले 3 नॉर्सेट एग्जाम को अगर पैटर्न देखें तो मैन्यूअर जो है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो नहीं आते थे, लेकिन पिछले 3-4 नॉर्सेट एग्जाम जो हुए हैं, नॉर्सेट 6, 7, 8, उसमें इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आया है। और खास करके नॉर्सेट जो हुआ हमारा 8 और 9, इन दोनों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर मिलने, तो ये 100% पढ़ लेना। सभी मैन्यूअर के टाइप, सभी प्रकार के मैन्यूअर जो है टाइप, और वो भी किसके साथ, इमेज के साथ, इमेज भी उनकी देख लेना साथ में, क्योंकि इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड मैंने क्विज लिख दिया, क्वेश्चन जो इस पे आता है, इसलिए मैन्यूअल जो है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एक होता है पेल्विस जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बार देखे गए हैं। ठीक है, उसमें पेल्विस के टाइप और डायमीटर, पेल्विस कितने प्रकार का होता है और पेल्विस जो है उसका डायमीटर क्या होते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट है, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो उन डायमीटर संबंधित क्वेश्चन जो है वो भी आप पढ़ लेना, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। चलो बढ़ते हैं अगला, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग इन प्रेगनेंसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लैक्टेशन के दौरान कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और सेफ ड्रग कौन सी है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान कौन सी ड्रग जो होती है सेफ होती है, उसके बारे में भी आप पढ़ लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है। मिडवाइफरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। मैंने पहले कहा था प्रेगनेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न केवल मेड सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे संबंधित एनीमिया जो है उससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट है। तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी जो है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया, उसमें भी एनीमिया मुक्त भारत स्कीम जो है, ये नई स्कीम लॉन्च की हुई है, इसको पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन जो है अक्सर आता रहता है। एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन के ऊपर हम क्वेश्चन आते हैं, एबॉर्शन के टाइप, एबॉर्शन कितने प्रकार का होता है, और एबॉर्शन के दौरान केयर, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना। एक GTPAL मेथड जो होता है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन जो है MCQ वो आते रहते हैं, नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक, प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटी जो है, ठीक है, जैसे सर्कमवेलेंट और वेलामेंटस पेस्ट, इन दोनों के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं नॉर्सेट के अंदर। एपिसिटोमी और पार्टोग्राफ, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो, इसके ऊपर भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। ये सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ना, इसको मत छोड़ना पढ़ना। इसमें भी पेप इसमें जो है वो कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सर्वाइकल जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 से 4 क्वेश्चन जो आ चुके हैं, मिडवाइफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे मिडवाइफरी जो सब्जेक्ट है आपके, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से नॉर्सेट के अंदर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। वो पढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अगला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारा जो है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग है। ठीक है, पीडियाट्रिक में या वो टॉपिक जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100% माइलस्टोन से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है। एक न्यूबॉर्न असेसमेंट में एबगार और वाइटल साइन जो है, उन दोनों में से कोई एक, एबगार आया था, वाइटल साइन, दोनों में से 100% इस पर भी हर साल क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है 3 नंबर पे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते रहते हैं। एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे की साइज, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, आर्म सर्कमफेरेंस,
चेस्ट सर्कमफेरेंस, इन सब के बारे में, नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल क्यों होता है, एबनॉर्मल कितना होता है, ये सब के बारे में पढ़ लेना। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरिया डिहाइड्रेशन हमने एमएसएन में तो पढ़ा था, लेकिन पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डायरिया और डिहाइड्रेशन के ऊपर, ठीक है। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट कंजेनिटल डिसीज कंडीशन की अगर बात करता हूँ तो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट ऐसी है जिसके ऊपर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए। नॉर्सेट 7 में भी आ चुका है, 8 में भी आ चुका है, 9 में भी आ चुका है। लगातार 3 साल इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आया है। न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उनके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। लगभग 7 क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर आ चुके हैं पिछले 8 एग्जामों के अंदर भी, मान के चलो। बढ़ते हैं अगला, मीजल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अक्सर कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक न्यूनेटल रिसक्सिटेशन सीपीआर जो होता है वो पढ़ लेना। बड़े का तो सीपीआर पढ़ना ही, रिसक्सिटेशन पढ़ना है, साथ ही साथ बच्चे का जो है वो पढ़ लेना। एक न्यूबॉर्न का एम्बू बैग जो होता है, एम्बू बैग, उसके बारे में कि उसके कप की साइज, ठीक है, प्री टर्म के लिए कौन सी यूज करती है, टर्म के लिए कौन सी यूज करती है, और एक उसका वॉल्यूम, न्यूबॉर्न के लिए एम्बू बैग का वॉल्यूम जो होता है नॉर्मल वो, और एक रेशो जो होता है सीपीआर रेशो जो होता है, उनके बारे में आप पढ़ लेना। इस पे क्वेश्चन आता है। टीओएफ के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आए हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है ये, ऑफ फैलोट, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिसीज अगर बात करता हूं तो पीडीए जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। पेटेंट डक्टेड आर्टेरियोसिस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ये टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। अगला बात करूं मैं वैक्सीनेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी इसको रखा है मैंने, यहाँ पर भी रखा है क्योंकि दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। इस पे तो आप 101% प्रश्न मान के चलो वैक्सीनेशन के ऊपर, ठीक, इसको छोड़ना नहीं है। और आगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बात करेंगे वैक्सीनेशन में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और क्राउड जो है उस पर कभी कभी क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये फेलियर टू थ्राइव जो है इसके ऊपर नॉर्सेट के अंदर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इस पे 4 क्वेश्चन जो है आ चुके हैं पिछले नॉर्सेट एग्जाम में। हालांकि इसके ऊपर 2009 में क्वेश्चन नहीं आया था, 8 में मैंने देखा था क्वेश्चन, इसके पहले भी क्वेश्चन इस पे देखे थे। एक बर्थ वेट जो होता है, लो बर्थ वेट और केएमसी, कंगारू मदर केयर, ये जरूर पढ़ना, कंगारू मदर केयर, ठीक है। नॉर्सेट 9 के अंदर या नॉर्सेट 10 के अंदर आपको इस पे क्वेश्चन जो है वो संभावना हो सकती है मिल जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% गारंटी है, क्योंकि 100% गारंटी होती तो मैं भगवान बन जाता, फिर आपको यहाँ पढ़ाता नहीं, आता ही नहीं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। पिछले एग्जाम को अगर देखते हैं और टॉपिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी स्किल जो होती है नर्सिंग स्किल वो देखी जाती है। टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी के बारे में, जॉन्डिस और उसमें फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के अंदर मेनली केयर, जॉन्डिस के टाइप, कर्निक टेरस क्या कहलाता है, एक टर्मिनोलॉजी है, उस पर क्वेश्चन भी आता है, उसको पढ़ना चाहिए। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल जो है बच्चों के अंदर वो भी पढ़ना चाहिए। जॉन्डिस के कॉज जो है टाइप के साथ कॉज, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, क्या कारण है उसके, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी बच्चे को क्या केयर देंगे, ठीक है। 18वां कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है उसके बारे में, इसमें आपको एक शब्द में लिख देता हूँ, वीनिंग, इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग जो होती है, ठीक है, जो बच्चे को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कराई जाती है उसको हम वीनिंग कहते हैं, तो वीनिंग के बारे में पढ़ लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इसके ऊपर 5 से 7 क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो ये थे आपके पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग जो उसके कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो जिस पर अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। प्रायोरिटी वाइज थे, जो पहले टॉपिक बताए थे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाद वालों पे कम आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऐसे जिस पे क्वेश्चन आए हैं लेकिन वो कम आए, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। इन टॉपिक को तो आपको भूल के भी छोड़ना नहीं है, इनको तो पढ़ना ही है, तो इसको पढ़ के फिर दूसरी तैयारी करनी है। बढ़ते हैं अगला जो महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यदि नॉर्सेट की बात करता हो तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन जो है वो लगभग 10 से 15% क्वेश्चन जो है वो आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सीएचओ की अगर बात करता हूँ तो उसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इस पे ऊपर जो है वो 30% तक क्वेश्चन आते हैं एनएचएम और सीएचओ के अंदर। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे मैंने डाल दिया है वैक्सीन। 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको वैक्सीन से। 2 क्वेश्चन मिल जाए, 3 क्वेश्चन मिल जाए तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वैक्सीन के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आ गए। वैक्सीन में जो पढ़ना है आपको वो है वैक्सीन के टाइप, कितने प्रकार का होता है वैक्सीन, वैक्सीन जो इसका स्टोरेज, कितने टेम्परेचर कौन सा वैक्सीन स्टोर किया जाता है, लाइव वैक्सीन कौन सा है, फील्ड वैक्सीन कौन सा होता है, ये इसके साथ ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल,
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है लेटेस्ट पढ़ लेना, पुराना बुक में कहीं दिया है वर्ड पढ़ना, वो है 2025 का कि कौन सा नया वैक्सीन शामिल किया गया है, वो भी पढ़ लेना क्योंकि इसमें रिवाइज हो गया है 2025 के अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो जनवरी के अंदर, ठीक है। और हालांकि 2024 दिसंबर अक्टूबर 2024 में ही नहीं शामिल कर दिया गया था, तो उसको पढ़ लेना, लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप गूगल पे जाओगे, NHM की वेबसाइट है, वहाँ से आपको भी मिल सकता है लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है NHM की गाइडलाइन, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लेना। उस पर भी जाके बहुत सारी नई डाटा जो है आपको, नई इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वो जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। नई नई जो सरकार ने जो योजनाएं लागू की है वो है, नई स्कीम जो लागू की है या क्या नया चेंजेस आया है, वो आपको NHM जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो नई गाइडलाइन जो है हमारी वो आप जरूर पढ़ लेना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। दूसरा हमारे लिए एक कोल्ड चेन जो है उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आता है, वही वैक्सीन जो है उसका प्रिजर्वेशन या स्टोरेज संबंधित। कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पर भी मैंने कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव, मिडवाइफरी और कम्युनिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इनके बारे में क्या है वो पढ़ लेना। और करंट इंडिया जो है, इंडिया का ये सब नॉर्मल रेट जो है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, वो भी सब याद कर लेना। करंट इंडिया में क्या स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी चल रही है, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है अभी इंडिया की वर्तमान में, वो है। इसके अलावा दो और पॉइंट है, IMR और MMR, इनकी करंट में क्या वैल्यू चल रही है वो पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एपिडेमियोलॉजी जो है, ठीक है, उसके बारे में। एपिडेमियोलॉजी में भी कम्युनिकेबल डिसीज और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है मीजल्स। मैं पहले ही बोल दिया था मीजल्स के ऊपर 100% आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। करते हैं अपन अगला, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये पिछले 3 नोसेट एग्जाम जो हुए 7, 8, 9, शायद 9 में तो इस पर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 7, 8 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है ज़्यादा, तो इसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही साथ इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर पढ़ लेना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बकेट सिस्टम जो होता है, 6 बकेट सिस्टम, उस 4 बकेट सिस्टम जो है, 6 नहीं 4 बकेट सिस्टम जो उसको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बिहेवियर नर्सिंग जो है वो पढ़ लेना, उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक प्रिकॉशन जो होता है वो पढ़ लेना, ठीक है। प्रिकॉशन, कौन सा प्रिकॉशन यूज करते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशन होता है, ठीक है, या नॉर्मल प्रिकॉशन जो होता है, ठीक, वो प्रिकॉशन के बारे में पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन होता है, एक ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, एयरबोर्न प्रिकॉशन होता है, एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है। तो तीनों के बारे में कौन कौन सी डिसीज के अंदर कौन सा प्रिकॉशन काम में लिया जाता है उसके बारे में पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो है वो BMW के ऊपर अक्सर आता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और BMW के ऊपर क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन इस पर आपको देखने को मिल सकता है। TB ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कम्युनिटी में TB को आपको कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और MSN के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। MSN में जहाँ हम उसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं, वहीं यहाँ पर हमें TB जो इसके बारे में संबंधित प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, उसकी ड्रग थेरेपी क्या है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। डॉट्स थेरेपी के बारे में भी आपको पढ़ना है, नर्स की भूमिका क्या रहेगी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसके बारे में। एक HIV जो है उसके ऊपर पढ़ लेना, इस पर हर साल क्वेश्चन जो है वो आता रहता है HIV के ऊपर। HIV में जो पढ़ना है, HIV के साथ ही आप ART थेरेपी जो है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उसके बारे में, और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है उससे संबंधित थोड़ा पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च हुआ था, क्या क्या चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या क्या अभी योजनाएं चला रही है इससे संबंधित। एक पोषण माह जो है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन जो आता है कि पोषण माह जो है वो क्या होता है, कब लॉन्च किया गया। एनीमिया मुक्त भारत के मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, या डबल हो गया ये कुछ पॉइंट, ठीक है। वहाँ हमने बात कर रही थी कि एनीमिया मुक्त भारत इंपॉर्टेंट है। कुछ योजनाएं जो होती है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वर्तमान में, उन सबके बारे में ज़्यादा नहीं तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। योजना कब लॉन्च की गई, योजना किस संबंधित है, और उसका स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आप पढ़ना है। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ो तो शॉर्ट नोट्स बना लेना इसका, योजना, पूरा नाम योजना का, दूसरा पॉइंट आ जाए योजना कब लॉन्च की गई, और तीसरा योजना जो है उसमें क्या प्रोवाइड करा रही है सरकार या किसके लिए है योजना, ठीक है। जिसमें JSY है, JSSK है,
ICDS है, RBS के हैं और RMNSCH+A। ये महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिस पर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। CHO के हिसाब से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। एंटी लार्वा मेथड, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। 2009 से 8 में भी आया था, ठीक है, उसके अलावा 6 में भी आया था। एक इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो इन्वायरमेंटल हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन टॉपिक जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उससे संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है साइकेट्रिक नर्सिंग ऑब्लिक, इसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। में कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने अति महत्वपूर्ण, उसमें भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कंडीशन बहुत सारा है सिलेबस है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेसेंट, 100% हर साल क्वेश्चन इस पे आ रहा है। एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके साथ ही टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ लेना। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे अगर बात करूं मैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उस पे, और उसमें भी मेनिया और उसका लिथियम, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आता है कि मेनिया क्या है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, और लिथियम जो है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो इसमें आते रहते हैं अक्सर। एक ECT जो होता है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, और एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है उसके बारे में, ठीक है। ECT जो है उस दौरान पूरा पढ़ना है। ECT जो है उसमें वोल्टेज कितना दिया जाता है, ECT जो होता है उस दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन है उसका, ECT के दौरान या ECT के बाद केयर क्या देगी, पोस्ट ECT केयर, ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ECT जो इसका कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट ECT केयर जो इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग में बहुत सारी ड्रग है, पढ़ लेना थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो ड्रग आपको याद रखनी है वो है हेलोपेरिडोल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर मेन जो याद रखनी है वो तो ड्रग किसके यूज की जाती है, इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ड्रग के वो जरूर पढ़ लेना एंटीसाइकोटिक ड्रग के। एक डिसीज कंडीशन अगर देखें तो सिजोफ्रेनिया जो होता है हमारा, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया में टाइप जो होते हैं सिजोफ्रेनिया के वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके टाइप, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन जो वो आता है, या तो एंजाइटी सिंपल डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर में जो टाइप होते हैं उसमें भी फोबिया जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OCD पे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन हाइपोकॉन्ड्रियासिस पे आ सकता है। बाकी ये जो है उसको मैं स्टार डालूंगा इसको एंजाइटी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें फोबिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रोग्राम जो है उसके संबंधित सुसाइड जो है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सुसाइड और सुसाइड क्राइसिस जो है उसको, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं वो भी एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हो जाएगा। इस पर भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है, ठीक है। डिल्यूजन डेलीरियम की कंडीशन होती है दोनों। इसके अलावा डिमेंशिया जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डिल्यूजन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक MSc जो होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो और साथ ही साथ मिनी MSc, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो नोट सेट के अंदर पूछा जाता है, तो ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एक टाइप, उनकी परिभाषा पढ़ लेना कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है एग्जाम्पल के साथ। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जो है PTSS, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक मेंटल रिटार्डेशन के साथ ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहे, इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बिंगे ईटिंग, ये 2 है टॉपिक, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। बढ़ते हैं आगे, तो ये थे हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्सेट 10 या नॉर्सेट 2026 के हिसाब से, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है, इस पे क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है वो हमारा फार्मिकोलॉजी सब्जेक्ट है। फार्मिकोलॉजी जो है उसमें अगर देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फार्मिकोलॉजी में सबसे मेन चीज़ तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं, डिफरेंट रूट जो है। इसी के साथ इंजेक्शन टेक्निक जो होती है, विभिन्न टाइप के इंजेक्शन, उसके बारे में
आईवी लाइन जो होती है, आईवी लाइन दी जाती है, उसके बारे में पढ़ लेना। ड्रग की अगर बात करते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी बीटा ब्लॉकर जो होती है वो और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनके बारे में पूछा जाता है कि बीटा ब्लॉकर जो है उसके साइड इफेक्ट, ड्रग कौन सी बीटा ब्लॉकर में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है और उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है। एंटी एरिथमिक ड्रग जो होती है उसके बारे में पढ़ लेना कि एंटी एरिथमेटिक ड्रग कौन कौन सी है, उसका यूज कौन सा है। ब्रोंकोडायलेटर जो है उसके बारे में, ब्रोंकोडायलेटर में भी एक ड्रग होती है साल्बुटामोल, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। साल्बुटामोल के ऊपर क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। फिर मैंने बताया था ऑलरेडी इंसुलिन, डायबिटीज के अंदर एमएस में पढ़ा था, इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, तो इंसुलिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसुलिन के अंदर मेन चीज टाइप, कौन से टाइप में कौन सा इंसुलिन काम में लिया जाता है। ठीक है, रेगुलर कौन सा इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग, तो इन सब में कौन कौन से इंसुलिन आते हैं उसके बारे में आप पढ़ लें, उनके नाम। ठीक है, और इंसुलिन थेरेपी जो है उसमें कैसे दिया जाता है, इंसुलिन के क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, इंसुलिन थेरेपी दौरान नर्स की क्या भूमिका रही है, क्या केयर देना है। वो एक एंटीबायोटिक जो है उसके बारे में पढ़ लेना, खास करके एंटीबायोटिक उसके साइड इफेक्ट जो है, कौन से एंटीबायोटिक के कारण से कौन सा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे क्लोरामफेनिकोल के कारण से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, टेट्रासाइक्लिन के कारण से कैल्शियम जो है उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है टेट्रासाइक्लिन। तो इस तरह से आप पढ़ लेना। आप एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन जो है उसके बारे में जरूर पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग जो है, ठीक है, यहाँ मैंने दिया नहीं है, आगे देखते हैं अपन, दिया हो तो दे रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक तो पढ़ लेना। एक कुछ स्पेसिफिक ड्रग के अंदर आपको पढ़नी है तो वो है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो होती है उसके बारे में कि डिगॉक्सिन जो होता है वो क्या है, एक तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है, क्या करता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। नॉर्मल रेंज ब्लड के अंदर थेरेपेटिक रेंज जो है डिगॉक्सिन की कितनी है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डिगॉक्सिन जो होता है वो किस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, या डिगॉक्सिन देते समय नर्स जो है वो क्या मॉनिटर करेगी। जैसे नॉर्मल एपिकल पल्स ब्रेडिकार्डिया में अवॉइड होती है, एपिकल पल्स को मॉनिटर करते रहना है। स्टॉप कब करना है तो 55 जो है पल्स जो है बीट पर मिनट से कम होती है उसको स्टॉप करना है। ऐसी चीज़ें जो है, ठीक है, और नॉर्मल रेंज कितनी होती है उसकी चीज़ें जो है उसको पढ़ लेना। एक एंटीकोगुलेंट में हिपेरिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। हिपेरिन जो होता है उसका पर्पस, हिपेरिन का डोज, और हिपेरिन जो इसका ओवरडोज के अंदर क्या देते हैं, इसका एंटीडोट, जैसे प्रोटामाइन सल्फेट एंटीडोट है हिपेरिन का, तो वो क्वेश्चन जो है आता है। एक वारफेरिन जो है उसके बारे में पढ़ लेना है, वारफेरिन और उसका एंटीडोट जो होता है, जैसे विटामिन के इसका एंटीडोट है, तो इनके बारे में पढ़ लेना। मेन चीज मैं बता ही दिया, सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन जो है वो भी इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके लिए, इसको भी पढ़ लेना। एड्रेनालिन जो है वो, ठीक है, कब दी जाती है, उसका यूज क्या है। एक एट्रोपिन जो होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एट्रोपिन के बारे में कि एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन का पर्पस क्या है, एट्रोपिन के साइड इफेक्ट क्या दिखाई देते हैं। वो एक एस्पिरिन जो होता है वो पढ़ लेना है। एस्पिरिन जो होता है वो कि एस्पिरिन जो है वो कि क्या पर्पस है एस्पिरिन देने का, उसका डोज कितना रहता है। एस्पिरिन जो है उसका मेन कब स्टॉप की जानी है, ठीक है। एस्पिरिन का कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एस्पिरिन बच्चों में अवॉइड की जाती है, तो बच्चों में क्यों नहीं देते, कौन सा सिंड्रोम होता है, रेज सिंड्रोम होता है, उसके कारण से अवॉइड की जाती है। एक मॉर्फिन के ऊपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, मॉर्फिन से संबंधित 3-4 नॉटसेट एग्जामों में आ चुका है। मॉर्फिन जो है उसको भी पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट ड्रग है मॉर्फिन जो है वो भी। फुरोसमाइड जो होती है जिसको हम कहते हैं लेसिक्स, इसको रखा है मैंने, तो लेसिक्स जो है फुरोसमाइड, उसको उसके अलावा डायबिटिक में थायाजाइड में पूरे डायबिटिक को पढ़ लेना, पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट डायबिटिक की। डायबिटिक पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, डायबिटिक जो है उसमें क्या मॉनिटर करते रहेंगे वो मेनली, ठीक है। तो फुरोसमाइड है, थायाजाइड है, और एक और होता है वो होता है स्पायरोलेक्टोन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग। 5 एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग जो होती है उनका और उनके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो, और एंटी ट्यूबरकुलिन में क्या देते रहेंगे उसके बारे में पढ़ लेना। जैसे रिफाम्पिसिन का ऑरेंज कलर यूरिन होता है,
ठीक है। आइसोनियासिड के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेना। एक मोनोएमाइन ऑक्सिलो जो है वो पढ़ लेना, एमएओ, ठीक है, इनिबिटर। एक पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसके बारे में, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है उसके बारे में, कौन कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है, उसमें भी फिनाइनटोइन जो होता है उसको पढ़ लेना। इस पे क्वेश्चन जो है फिनाइनटोइन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है। ग्लिसराइड नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो होती है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट करके आती है, एक जीटीएन करके आती है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, जीटीएन है, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेना। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो होती है जिसमें हाइड्रोकोर्टिजोन है, हाइड्रो है, प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, इन दोनों के बारे में, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, तो इनके बारे में पढ़ लेना। इस पर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये था हमारा फार्मिकोलॉजी जो है सब्जेक्ट है आपका, उससे महत्वपूर्ण पॉइंट या टॉपिक जिससे अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं, शॉर्ट में इसको पढ़ लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरुआत वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद वाले थोड़े कम है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे नोट्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, तो उसमें एक तो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं सभी, उन सब हार्मोन्स जो है उनके सिक्रेशन कहाँ से हो रहे हैं और उनका एक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, वो है। एक कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है हार्ट का, उसमें एसए नोड, सिंपल इसको पेसमेकर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन यही आता है अक्सर एग्जाम के अंदर, पेसमेकर या इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं, फास्टेस्ट एंट्रेंस कहाँ पर होता है, ये सब इसके बारे में आता है, ठीक है। एक कार्डिक साइकिल जो होता है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन, ठीक है, वो क्वेश्चन है। इसके अलावा कार्डिक साइकिल के जो अंदर जो इवेंट होती है, इवेंट कौन कौन सी है और उसका ड्यूरेशन कितना होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसी के अंतर्गत एक और हार्ट साउंड जो होते हैं कार्डिक साइकिल में, वो पढ़ लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है, ठीक है। एक क्रेनियल नर्व जो होती है, 12 पेयर के क्रेनियल नर्व, उन सबके नाम और उनका फंक्शन, उनके नाम और उनके फंक्शन जो पढ़ लेना। उसमें भी स्पेसिफिक फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व जो है उसको, फिफ्थ पांचवी क्रेनियल नर्व जो है, ट्राइगेमिनल नर्व सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, वो सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होती है, वो फेशियल नर्व जो होती है, उसके बारे में फंक्शन और उस डैमेज होने पर क्या होता है वो। उसके अलावा 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व जो होती है, ठीक है, और 8th क्रेनियल नर्व जो है ऑडिटरी नर्व जो होती है। तो इन क्रेनियल नर्व के बारे में जरूर पढ़ लेना। एक यूरिन प्रोसेस जो है फॉर्मेशन, उसका प्रोसेस जो होता है, ठीक है, 3 प्रोसेस के बारे में तीनों पढ़ना है। एक जीएफआर के बारे में कि जीएफआर के नॉर्मल कितना होता है जीएफआर, इस पर अक्सर क्वेश्चन जो आता रहता है। उसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन, कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सोडियम का कहाँ होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ नहीं होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ लेना, ये 2 चीज़ों के बारे में। सिक्रेशन में यदि बात करूँ मैं, तो सिक्रेशन जो होता है, पोटेशियम का सिक्रेशन एक्सक्रीशन कहाँ होता है, ठीक है, कौन से हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं इसके ऊपर, इन सब के बारे में। मतलब यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा, उसके ऊपर हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस, इसी के अंतर्गत RAAS सिस्टम जो होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, ठीक है, वो उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो है। अगला जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन जो है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन 100% पढ़ लेना इसको। विटामिन के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। विटामिन में भी मेन चीज़ है डेली रिक्वायरमेंट और डेफिशिएंसी, मतलब कौन से विटामिन से क्या डेफिशिएंसी होती है और क्या सिम्टम उसके दिखाई देते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको पढ़ने चाहिए सभी विटामिन जो है उसका। तो विटामिन में उनका नेम जो होता है, केमिकल नाम जो है विटामिन का, हर विटामिन का केमिकल नाम, डेफिशिएंसी और उसके सिम्टम, और रिच सोर्स और डेली रिक्वायरमेंट, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा थेरेपेटिक डाइट जो है उसके बारे में, थेरेपेटिक डाइट जो होती है वो क्या होती है, पेप्टिक अल्सर में कौन सी डाइट दी जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी डाइट दी जाती है, ठीक है, तो हेमरोइड के अंदर कौन सी डाइट दी जाती है, सिरोसिस लीवर में कौन सी डाइट दी जाती है। तो थेरेपेटिक डाइट जो है उसके बारे में, उसमें कौन सी डाइट या क्या डाइट के अंदर मॉडिफाई करते हैं डिसीज के हिसाब से,
एक नॉर्मल वैल्यू न्यूट्रिएंट मतलब वही चीज़ आ जाएगी, विटामिन जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो उसमें मेन चीज़ आपको दो चीज़ें, एक तो डेली रिक्वायरमेंट और कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। मेन चीज़ CHO है, प्रोटीन है और फैट, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं अपना अगला सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग से संबंधित क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। और डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के अंदर कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट काम में लिए जाते हैं, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक कौन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है, क्लोरीन सॉल्यूशन जो है, क्लोरीन, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन जो है वो यूज़ किया जाता है वो पढ़ लेना। हाँ, क्लोरीन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड में लेटेस्ट जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज हो गया है, प्रीवियस अलग था, अभी अलग काम में ले रहे हैं। एक 0.5% काम में लेते हैं, 1% और 2%, तो इन सब का किस किस में काम में लिया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। एक टॉपिक में रिसर्च की अगर बात करता हूँ तो रिसर्च संबंधित कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है। रिसर्च में देखो, रिसर्च में बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन जो ऐसे टॉपिक जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो वो है एक तो टाइप ऑफ रिसर्च के प्रकार और एक मीन मीडियन मोड। मीन जो है कैसे कैलकुलेट करना, मोड कैसे कैलकुलेट करना और मीडियन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो अक्सर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये थे आपके माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च जो है उससे संबंधित। तो ये था आपके नॉर्सेट 10 जो है या नॉर्सेट 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो, या ऐसे टॉपिक जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं वो। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये वही टॉपिक लिए जिसपे बार बार रिपीट होते हैं। तो इन टॉपिक जो है उनको तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। बाकी मैंने जस्ट तक बताया आपको, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो GN नर्सिंग एकेडमी जो है उसमें तैयार हो रहा है बैच, हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच दोनों है। ये नंबर दिए गए, इस नंबर को संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फ्री डेमो क्लासेस है, ये लिमिटेड है। इसके अलावा GNA का ऑनलाइन बैच जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग टीचर के द्वारा, विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही क्वेश्चन जो है नॉर्सेट उसकी तैयारी कराई जाएगी। अंत में बात करते हैं अपन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। पहली बार यदि आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।